हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। मर गया। तो चूना डैमेज हुआ और उसकी एक दीवार जैसे खिसकी तो सारी वो पट्टी पोस होने के कारण पूरी पट्टियां। हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। भगवान उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई, 8 बच्चों की मौत, कई घायल हैं। घर वालों का बुरा हाल है, जिम्मेदारों की तरफ से रटी रटाई बयानबाजी चल रही है। आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। कैसे हुआ झालावाड़ में हादसा, जर्जर बिल्डिंग की शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जब बच्चे कह रहे थे कि छत के पत्थर गिर रहे हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, एक्शन के नाम पर अब क्या किया जा रहा है, जिम्मेदारी कहां से तय होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सरकारी स्कूलों की हालत तभी सुधरेगी जब हमारे नेताओं और अफसरों के बच्चे वहां पर पढ़ने जाएंगे। इस खबर पे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे दिन की अन्य ज़रूरी खबरें। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राजस्थान के झालावाड़ जिले में है मनोहर थाना ब्लॉक। इसी ब्लॉक में आता है पिपलोदी प्राइमरी स्कूल। 25 जुलाई की सुबह इस स्कूल की छत गिर गई, लगभग 35 बच्चे दब गए और अब तक 8 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी, 8 बजे प्रार्थना का समय हुआ तो बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा होने की जगह करने की जगह उन्हें क्लासरूम्स में ही बिठा दिया गया। इसकी कुछ ही देर बाद तेज आवाज आई और पता चला कि स्कूल की छत गिर गई है। हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी। पहले शिकायतें भी की गई थीं, लेकिन न तो सुनवाई हुई और न ही कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। और इस बिल्डिंग की 2 साल पहले ही मरम्मत की गई है, उसका बजट उठा के पूरा खा गए हैं प्रशासन, टीचर हो कुछ मिली जुली भगत से, और उस पर पन्नी डाल के सीमेंट जर्जर करके उसका लिपापोती करके उसका बजट भी उठा लिया। और बिल्डिंग को 8 दिन पहले ही इनको अच्छी बताई गई है। सारे बच्चे इसी गाँव के थे, सभी बच्चे हमारे गाँव के हैं और हमारे परिवार के ही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि छत गिरने से ठीक पहले कुछ पत्थर गिरे थे। टीचर को जब बताया गया तो टीचर ने कहा कि कुछ नहीं होगा। हादसा ऐसा हुआ था जैसे कि हम अंदर से और हम बाहर झाड़ू निकल रहे थे, दीदी अचानक कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी हमको बाहर जाने दो। दीदी ने धमकाकर हमको अंदर बैठा दिया। फिर कुछ नहीं गिरेगा, बैठ जाओ बच्चों। कितने बच्चे दब गए थे फिर वो छत गिर गई तो? 30-35। आप चिल्लाए होंगे, सब रोए होंगे। हाँ, चीख पुकार की आवाज आई होगी। हाँ। तो कितने निकाला आप लोगों को? हम लोग तो बाहर थे और हमने सर ने निकाला, आपके परिवार वालों ने निकाला? परिवार वाले। सर उस दौरान कहाँ थे? सर थे, वहीं पे थे, वो भी चिल्ला कर भाग गए। बच्चों को किसी का हाथ नहीं लगाया उन्होंने किसी का हाथ नहीं लगाया। कितने टीचर, कौन टीचर थे उस समय? मीना मैडम, जावेद जी सर, रामविलास जी सर। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मलबा हटाना शुरू किया। बच्चों के घर वालों को खबर दी गई तो वो भी रोते बिलखते स्कूल पहुंचे। फिर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और बचाव टीमें भी पहुंची। बच्चों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में नजर आता है कि माँ बाप बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनके आंसू बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। इस हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भी। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। मसलन राज्य के शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। हेडमास्टर टीना गर्ग, जावेद अहमद, रामविलास लवंशी, कन्हैया लाल सुमन और बद्रीलाल लोधा। वहीं पिपलोदी के लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए मनोहर थाना क्लेरा रोड को बुराड़ी चौराहे पे जाम कर दिया। राज्य के मानवाधिकार आयोग ने भी हादसे का संज्ञान लिया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक, झालावाड़ के कलेक्टर, एसपी
और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आयोग ने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, साथ ही पीड़ितों की सहायता और मुआवजा देने को कहा है। जैसा कि हर हादसे के बाद होता है, जवाबदेही की बातें की जाती हैं और जवाबदेही के नाम पर जो बयान आते हैं वो बड़े रटे रटाए से लगते हैं। मसलन झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये भी कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि जिन भी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो उनकी छुट्टी कर दी जाए। तो पहला तो ये है कि इस घटना की पूरी हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इस चीज को ढंग से नहीं लिया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ बयान राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भी आए। बोले कि एक्शन लिया जाएगा। ये भी स्वीकारा कि हजारों बिल्डिंग जर्जर हाल में हैं। बहुत दुखद घटना है और हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जांच करवाने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो इस विद्यालय का स्टाफ था 5 लोगों का, सबको निलंबित कर दिया है और अभी जो मृतक बच्चों के परिजन थे मुझे कुछ परिजनों से बातचीत हमारी हो गई है और अब उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। बात मदन दिलावर की हुई तो हमारी नजर पड़ी इसी महीने की एक चिट्ठी पे। इसे लिखा है कोटा के एक स्कूल के बच्चों ने। दैनिक भास्कर में छपी इस चिट्ठी में बच्चे लिखते हैं कि हमारे स्कूल बिल्डिंग्स की हालत गंभीर है। आए दिन कहीं प्लास्टर गिरता है तो कहीं बारिश में छतों से पानी टपकता है, कहीं करंट का अंदेशा है तो कहीं टॉयलेट्स की हालत बहुत खराब है। बारिश में हमें इन स्कूलों में जान का खतरा रहता है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फरवरी में हमारी एक बहन की जान चली गई थी। टॉयलेट की दीवार ढहने से वो दब गई थी। हमारे स्कूलों की जो रिपोर्ट्स आपको भेजी जाती है उनमें सब कुछ सही नहीं बताया जाता है। अधिकारी आपको वास्तविकता नहीं बताते हैं। हमें सुरक्षित माहौल चाहिए, ये बच्चे कह रहे थे। इस चिट्ठी के साथ साथ सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियो भी डाले गए। वीडियो राजस्थान के अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों के हैं जिनमें इमारतें जर्जर हालत में साफ दिख रही हैं। इसी बीच ये भी जानकारी आई है कि हादसे के बाद कई जिलों में नोटिस भेजे गए हैं। कहा गया है कि जर्जर इमारतों की पहचान की जाए और उचित कदम उठाए जाएं। इधर विपक्ष भी हमलावर है। देखिए, मैं बड़ा अफसोस मुझे है कि मासूम छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जैसा आपने कहा 7 की मौत हो गई है, दर्जनों क्षतिग्रहण हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं जिंदगी मौत की। मासूम बच्चे पढ़ाई करते वक्त अपनी जान खो दें, इससे बड़ा काला धब्बा हमारे ऊपर नहीं लग सकता है। सरकार को चाहिए जिम्मेदार लोगों को सजा कार्रवाई करें और पूरे प्रदेश के अंदर ऑडिट करें। ऐसे स्कूल खासकर गांव देहात में जहां बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं उस पर तुरंत कार्रवाई कर ऑडिट कराएं। इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। तो अब जवाबदेही की बात कर लेते हैं। 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, जब बच्चे ही कह रहे थे कि छत के पत्थर कंकड़ गिर रहे हैं तो उनकी बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? दूसरा, स्कूल से जुड़े लोगों का कहना है कि करीब 3 दिन पहले स्कूल की 10 दिन की छुट्टी करने की बात सामने आई थी। बात सच है तो 1 दिन बाद ही स्कूल फिर से क्यों खोल दिया गया? तीसरा, कलेक्टर कह रहे हैं कि जर्जर इमारतों वाले स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश मिले थे। कलेक्टर यह भी कह रहे हैं कि स्कूल उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग जर्जर थी और बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो सच क्या है? सवाल तो मंत्री जी से भी पूछे जाने चाहिए, जो हादसे के बाद कह रहे हैं कि कई इमारतें जर्जर हैं। और आखिर ये सब बातें हादसे के बाद ही क्यों सामने
सामने आ रही हैं। झालावाड़ का नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के साथ भी नत्थी है। वसुंधरा जिले की झालारापाटन सीट से बीते 22 साल से विधायक हैं और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पिछले 15 साल से 12 झालावाड़ सीट से सांसद हैं। इसके बाद भी इलाके के स्कूलों की ये हालत है। हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह हादसा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों का कत्ल है। हमारे उस नकारे से सिस्टम की नंगी सच्चाई है जिसमें आम लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं, कोई तवज्जो भी नहीं। हादसों पर हादसे होते हैं और जांच रिपोर्ट्स के गट्ठरों पर धूल पड़ती जाती है। कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी होती रहती है। इसलिए जवाबदेही की बात सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले ही छत की मरम्मत हुई, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी जिम्मेदारी थी कि छत पूरी मजबूती से बनाई जाए? किसने कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया था और किसने मुआयना किया था? नियमित तौर पर सेफ्टी ऑडिट्स हुए या नहीं, और अगर हुए तो इनकी रिपोर्ट्स कहां हैं? किसका दस्तखत है उन रिपोर्ट्स में? और इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि क्या छत घटिया मटेरियल के साथ बना दी गई थी और इस जर्जर हालत में थी? राज्य का शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर्स कोई भी अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकता। हादसे के बाद सरकार कुछ कार्रवाई करती दिखेगी, कुछ मुआवजे भी दिए जाएंगे, लेकिन उन पेरेंट्स को उनके बच्चे कोई नहीं लौटा पाएगा। उनकी आंखों के आंसू अब रुक नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि जिन सरकारी अधिकारियों के लिए लोगों के टैक्स के पैसों से सारी बढ़िया व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनके लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानों का क्या मोल है? क्यों आम लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेला जा रहा है? बात केवल एक स्कूल की नहीं है ना। पुराने आंकड़े बताते हैं कि राज्य के एजुकेशन बजट का केवल 1 से 6% हिस्सा बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होता है। 70 से 80% हिस्सा शिक्षकों की सैलरी में जाता है। तो स्कूलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फंड क्यों नहीं है? राजस्थान सरकार को सारे सवालों के जवाब देने होंगे। पैसा कहां जा रहा है? स्कूलों की सुरक्षा के मानक इतने ढीले क्यों हैं? ये सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तय करने का मतलब है ब्लॉक स्तर के अधिकारी से लेकर राजधानी में बैठे मंत्रियों तक को जवाबदेह ठहराना। खर्च हुए हर रुपए के लिए, हादसे में गई हर जान के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द ही लल्लन टॉप पर आपको इस मसले की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, जिन वेब सीरीजों के दृश्य इंस्टा रीलों पर प्यारी समझ गई कि क्लाइमैक्स के साथ चलते थे, वैसे दृश्य शायद अब कम हो जाएं, क्योंकि लिजलिजे और गिजगिजे कंटेंट पर सरकारी कैंची चली है। सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। यहां अश्लील और पोर्नोग्राफिक कोट अनकोट कंटेंट भरा पड़ा था। बिना किसी मॉडरेशन के बारंबार इन प्लेटफॉर्म्स को चेताया भी गया, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगी। फिर पड़ा फटका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जहां काम न आवे नोटिस, वहां काम करे नोटिफिकेशन की तर्ज पे इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों को नोटिफिकेशन दिया गया। नतीजा, 25 प्लेटफॉर्म से जुड़ी 26 वेबसाइट्स और 14 मोबाइल ऐप्स पर ताला लग गया है। लिस्ट में उल्लू ऐप, ऑल्ट ऐप समेत कई ख्यात कुख्यात प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जिन वजहों से बैन लगाया वो कुछ इस तरह है कि अश्लील और कई बार बेजा सेक्सुअल सीन, जिनका कोई स्क्रिप्ट का आधार नहीं था या सामाजिक संदर्भ नहीं था, वो भी रखे गए। घर परिवार की कहानियों के नाम पर बिना मतलब न्यूड और सेक्स सीन दिखाए गए। ये कंटेंट IT एक्ट की कई धाराओं का उल्लंघन कर रहे थे। ये सरकार का तर्क है। जब इन ऐप्स को वार्निंग दी जाती तो कुछ समय के लिए कंटेंट हटा लेने और बाद में फिर वहीं चढ़ा देने की कार्रवाई दिखाई देती। उल्लू और ऑल्ट तो पहले से ही सरकार की नजर में चढ़े थे। जुलाई और अगस्त 2024 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट की शिकायत की थी। फिर आया सितंबर 2024, सरकार ने 25 प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के खिलाफ चेताया, तब भी प्लेटफॉर्म्स ने इसका पालन नहीं किया। अब दुकान उजाड़ ही दी गई है। अगली सुर्खी,
ब्रिटेन दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मालदीव पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार हुआ, खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू रिसीव करने आए हैं। स्थानीय कलाकारों का पारंपरिक नृत्य भी हुआ। पीएम को भारतीय समुदाय से मिलते भी देखा गया। फिर हुई पीएम मोदी और मुइज्जू की मीटिंग। पीएम मोदी तीसरी बार मालदीव गए हैं। आखिरी बार 2019 में गए थे। इसके बाद मालदीव वाले थोड़ा सा बहक गए थे। मुइज्जू खुद 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट का नारा देते हुए दिखे थे। उनके जीतने के बाद रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन बीते 18-20 महीनों में तस्वीर बदल सी गई है। वैसे ही जैसे इंडियंस की ट्रैवल डेस्टिनेशन बदल के मालदीव से लक्षद्वीप हो गई थी। खैर, अब मालदीव की मीठी बोलियों के पीछे एक्सपर्ट कई कारण बताते हैं, जैसे आर्थिक संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा और पर्यटन पर निर्भरता। इसलिए वर्तमान यही है कि मालदीव 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, 60वां, और पीएम नरेंद्र मोदी होंगे उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडिया आउट नहीं, इंडिया इन। जश्न नहीं, मेहमान बिन। शेष ये भी ध्यान रखा जाए कि इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस और रणनीतिक क्षेत्रों में भी कई समझौतों पे हस्ताक्षर होंगे। एक बात और बताते हैं, बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को 4078 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी का लगातार 4077 दिनों तक का पीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो सिर्फ पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। नेहरू 6126 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। अगली सुर्खी 14 साल पुराने एक रेप और मर्डर केस से जुड़ी है। केस में उम्र कैद की सजा काट रहा गोविंदाचामी आज जेल तोड़कर भाग गया था। कुछ ही घंटों में फिर से पकड़ा भी गया। जिस केस में गोविंदाचामी जेल गया वो घटना फरवरी 2011 की थी। कोच्चि की एक सेल्स असिस्टेंट थी सौम्या, ट्रेन के महिला डिब्बे में अकेले सफ़र कर रही थीं। वहां गोविंदाचामी ने उनका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया था। बाद में पकड़ा गया, दोषी साबित हुआ तो उम्र कैद मिली। फिलहाल कन्नूर की जेल में, केरल में कन्नूर की जेल में बंद था। लेकिन 25 जुलाई की सुबह उसके भागने की खबर मिली। जब गश्त पर निकले जेल कर्मचारियों को एक रस्सी दिखी और मामला तब खुला। गोविंदाचामी का सिर्फ एक हाथ है, उसी से उसने हाई सिक्योरिटी जेल की लोहे की सलाखों को काटा और फिर जेल की 25 फुट ऊंची दीवार पर बनी रस्सी के सहारे, बंधी हुई रस्सी के सहारे चढ़ा और गायब हो गया। बाद में जेल के पास एक कुएं में छिपा हुआ मिला। वो स्थानीय लोगों ने उसे पहचाना, तब जाकर पुलिस खोज पाई। पुलिस को सूचना मिली, वापस पकड़ा गया, फिर से जेल में डाल दिया गया। बड़ी सुरक्षा चूक थी और अब ऑफिशियल जांच हो रही है। वहीं सौम्या की मां ने जेल ब्रेक को अकल्पनीय बताया है। सिस्टम की विफलता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवेली तहसील के सलोत्री गांव में विक्टर पोस्ट के पास दोपहर करीब 12 बजे विस्फोट हुआ। ये लैंड माइन इलाके में घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई थी। जब विस्फोट हुआ तब भारतीय सेना की 7th जाट रेजिमेंट वहां पर गश्ती दे रही थी। मृतक जवान का नाम ललित कुमार है। वहीं घायलों में हवलदार गजेंद्र सिंह और सूबेदार हरिराम शामिल हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय सेना ने एक्स पोस्ट में मृतक जवान को श्रद्धांजलि दी है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। जाते जाते गजा का हाल भी लेते हैं, जहां पे हर तरफ भूख पसरी हुई है, बर्बादी भी। बच्चों की जान जा रही है। भूख से जूझ रहे डॉक्टर, भूख से ही जूझ रहे मरीजों का इलाज करने में असमर्थ दिख रहे हैं। शरीर में ताकत नहीं बची है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA का कहना है कि गजा में लोग चलते फिरते मुर्दे हैं। सामूहिक भुखमरी की आशंका जताई जा रही है और इन सब की जिम्मेदारी डाली जा रही है इजराइल पर। इजराइल ने मार्च 2025 से गजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उसके इस कदम की आलोचना हो रही है। इधर इजराइल का कहना है कि सब कुछ हमास के इशारे पे हो रहा है। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल की घेरेबंदी को खत्म करने की अपील की है। फ्रांस ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की, स्टेट की मान्यता देगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिर से उथल पुथल मच गया है। अगर आप इसे पूरी तरह से विस्तार में जानना चाहें तो हमारा वर्ल्ड अफेयर्स बुलेटिन दुनियादारी, उसका आज का एपिसोड ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।